आप देख रहे हैं बेबाक मुंसिफ। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज बात करेंगे बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है मगर इंडिया अलायंस अभी भी बगले झांक रहा है। वहां पर अभी कोई तैयारी बड़े तौर पर नहीं दिख रही है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चुनावी रैली कर बाकायदा आम इंतखाबात 2024 का बिगुल बजा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क की बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही बीजेपी ने अपना थीम सॉन्ग भी जारी कर दिया और बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में यह थीम सॉन्ग जारी किया। उधर आज ही प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट किया, यानी पूरी तरीके से चुनावी बिगुल बजा दिया है। आम इंतखाबात की तैयारी में पार्टी और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही उतर गए हैं। मगर अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की तो पंजाब की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, बिहार की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, यानी कुल मिलाकर के बंगाल से लेकर के बिहार, पंजाब और दिल्ली तक इंडिया अलायंस उलझा हुआ दिख रहा है। ममता के बाद अब नीतीश ने भी इंडिया अलायंस को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है, ऐसा कुछ लग रहा है। जिस तरीके से दिन भर खबरें आ रही हैं कि कभी भी वहां से कोई बड़ी खबर आ सकती है बिहार से। तो बहरहाल आज बेबाक मुंसिफ में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या आम इंतखाबात 2024 की तैयारियों में बीजेपी ने बाजी मार ली है और क्या इंडिया अलायंस अभी भी पिछड़ता दिख रहा है। इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं शशिपाल जी, कांग्रेस की आप नुमाइंदगी करेंगे। इनके अलावा बीजेपी से सुमित शशांक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी से अतुल यादव जी हमारे साथ हैं। साथ ही सीनियर सहाफी दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। शशिपाल जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, क्या माना जाए जिस तरीके से आज बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर और पूरा एनडीए एक तरीके से एकजुट दिखा, उधर बिहार की सियासत ने भी कहीं ना कहीं दिल्ली की फजाओं को, दिल्ली की ठंड को, यहां की सर्दी को थोड़ा सा गर्माहट में बदल दिया। क्या लगता है इंडिया अलायंस पहली ही जो है ना, पहली ही चाल में थोड़ा पिछड़ता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, इंडिया अलायंस कहीं भी नहीं पिछड़ रहा है जी। इंडिया अलायंस तो पहले से तैयारी कर रहा है। एनडीए ने तो आज से या कल से तैयारी शुरू करके बिगुल बजाया है जी। और इंडिया गठबंधन की एकता पूरी है। और रही सर्दी में गर्मी की बात, तो चुनावी माहौल है तो गर्मी तो होगी होगी, गर्माहट आएगी। 3-4 महीने आने वाला जो समय है जी। वो राजनीतिक चुनावी अखाड़ा बनेगा और नए नए मुद्दे भी आपके आमने आमने साथे रहेंगे। लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी करते हैं। जी। मगर मैं अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे नेताजी की तरफ से यही कहूंगा, राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 चल ही रही है और जो रिस्पांस उनको मिल रहा है, हाँ। तो एनडीए ने तो पहले ही हार सी मान रखी है, क्योंकि एनडीए का जो कुनवा है उनकी अभी तक एक मीटिंग हुई है और उसके अंदर भी 38 दल आए थे। आपने देखा था, कोई किसी का चेहरा नहीं था, सिर्फ मोदी जी सामने थे। और जैसे कि अभी इंडिया गठबंधन में थोड़ा 90% सीटों का सारा कुछ हो चुका है और कुछ ही समय में सारी चीजें बाहर आएंगी। पर उसी तरफ दूसरी तरफ देखें तो भी एनडीए में तो कोई टिकटों का बात ही नहीं हो रही है। उनके छोटे छोटे दल भी जो किसी लायक नहीं है, कोई 4 सीट मांग रहा है, कोई 2 सीट मांग रहा है, कोई 10 सीट मांग रहा है। तो अभी बिखराव वहां भी आएगा और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा और भी दल इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेंगे और ये माहौल जो राजनीतिक चल रहा है वो बहुत ही चुनाव की तरह लड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग चुनाव लड़ने आए हैं। सत्ता की लड़ाई है। हाँ। और यही बात है, जाहिर तौर पर सत्ता की लड़ाई है और सत्ता के लिए सब संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। मगर आज जिस तरीके से बिहार से खबरें आ रही थी वो थोड़ा सा इंडिया अलायंस को या इंडिया ब्लॉक को जो है वो परेशान करने वाली थी। दिनेश शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आज बुलंदशहर में थे? अभी 3 दिन पहले ही यानी 22 जनवरी को ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ, उसका जो है उद्घाटन हुआ और 3 दिन के बाद ही ऐसा माना जा रहा है कि आज जो है वो पहली चुनावी रैली एक तरीके से 2024 की ये प्राइम मिनिस्टर की थी। और आज ही थीम सॉन्ग भी जो है वो जारी कर दिया है कांग्रेस की तरफ से, जिसको कहा गया है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए सब मोदी को चुनते हैं। तो जाहिर तौर पर, और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, उन्होंने कहा कि जो पहली हुकूमतें थी, जो पहली सरकारें थी, जो पहले प्राइम मिनिस्टर होते थे, वो शासक जो है वो एक राजा की तरह वो करते थे, यानी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की कमी दिखी। आज उन्होंने सीधे तौर पर ये इल्जाम लगाया। तो कुल मिलाकर के क्या दिख रहा है आपको? कैसे देख रहे हैं चुनावी बिगुल जो बजा है? क्या ये इंडिया अलायंस को, पहला सवाल वही था हमारा कांग्रेस वालों से भी, कि क्या पहले ही रेस में वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं? देखिए, बीजेपी का
एक कैंपेन खत्म हो चुका है जी। और दूसरा कैंपेन 22 जनवरी को अयोध्या से शुरू हो चुका है। जी। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की हम्म। और उसको एक और आगे आप बढ़ेंगे तो फिर बुलंदशहर से उन्होंने इसका आगाज और ज्यादा मजबूत तरीके से कर दिया। और आज ही कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई जी। कि जिनसे ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस के पास कुछ बचा नहीं है। अभी जो कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, देखिए हम तथ्यों पर चलते हैं, हमारा कोई दल नहीं, हम जो देख रहे हैं उस पर बोल रहे हैं। आपने 22 तारीख को देखा जब राहुल जी धरने पर बैठे, मंदिर पर जबरदस्त दर्शन करने के लिए उन्होंने वहां पर एक धरने का सॉन्ग किया जी। और आपने ये भी देखा होगा कि राहुल जी वहां से बाइक कार निकले हैं। हाँ। वो रथ को छोड़कर। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ जब एफआईआर की बात हो गई तो उन्हें लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी यहां अभी गिरफ्तारी भी हो जाए। और खड़गे साहब हाथ जोड़ रहे थे कि मामले को किसी तरह ठंडा किया जाए, लेकिन उस स्पॉट को राहुल गांधी ने तत्काल छोड़ दिया इस आशंका से कि कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद ममता बनर्जी का बयान बिल्कुल क्लियर होकर आ जाता है जी कि हमारा कोई किसी प्रकार का बीजेपी कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। कहां पर है अलायंस बताइए आप। आज को अभी तो मैं उसको एक मात्र अफवाह कहूंगा, जब तक कि कोई चीज कंफर्म न हो जाए। हाँ। तो आधी अधूरा कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है, चूंकि हलचल है, दिल्ली में हलचल है। जो अमित शाह है वो लगातार पार्टी के लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं। जितने भी वजीर थे, यानी मरकज में जो वजीर हैं बिहार से आते हैं, उन तमाम को दिल्ली बुला लिया गया है। बीजेपी के जो बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो दिल्ली में हैं, तो तमाम लीडर्स जो हैं वो दिल्ली में हैं। जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है और जैसी खबरें आई हैं जी, बड़ी सुगबुगाहट है। और उधर मान जो है पंजाब के अंदर जी, उन्होंने कल कह दिया, कल क्लियर कर दिया। बिल्कुल जी। तो इंडिया अलायंस तो आप, अच्छा मैंने आज 4 दिन पहले जब मैं आपके चैनल पर मौजूद था जी, आपने एक सवाल किया था मुझसे, तो मैंने उसके उत्तर में आपसे ये कहा था कि ममता बनर्जी अकेले ही चुनाव की तैयारी कर रही हैं और वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल ठीक है, कहा था आपने। तो कहने की स्थिति में अब इंडिया अलायंस कहां है, ना दफ्तर का पता, ना नेता का पता, ना कोई एजेंडा सामने है। आपकी थीम क्या है? बीजेपी ने तो अपनी थीम भी जारी कर दी। आप भाई साहब बोल रहे थे कि उनका कोई कुछ ऐसा नहीं वैसा नहीं है। देखिए मैं आपको ये कहूंगा कि अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में इंडिया अलायंस विफलता की तरफ जा रहा है और उसके जो बिखर भी रहा है, शायद बिखर भी रहा है, उसके जो लीडर है वो इधर उधर भागने में लग गए। ठीक है अतुल यादव जी, चूंकि समाजवादी पार्टी की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सेकंड लार्जेस्ट जो है वो पार्टी है इस वक्त सीटों के हिसाब से। जो सीटें हैं पार्लियामेंट में भी, और पार्लियामेंट की बात नहीं बल्कि अगर हम असेंबली की बात करें तो उसके हिसाब से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उत्तर प्रदेश की। मगर जो हमने देखा कि पिछले दिनों आरएलडी के साथ भी हो गया कि भाई 7 सीटों पर जो है वो मिलकर के लड़ेंगे, चुनावी गठबंधन होगा। जैसे दिनेश जी सवाल उठा रहे थे कि इंडिया अलायंस जो है या इंडिया ब्लॉक जो है उसका कुछ पता नहीं, उसका लीडर कहां है, उसका दफ्तर कहां है, कोई अभी जो है मतलब एक कोई मुश्तरका रैली आप लोगों ने नहीं की, और अभी तक कांग्रेस के साथ क्या फॉर्मूला है शायद वो भी जो है ना पूरी बातें क्लियर होकर के नहीं आई। मगर बीजेपी ने, और चूंकि बीजेपी अगर कुछ कर रही तो जाहिर है वो एनडीए का हिस्सा है, एनडीए लंबे वक्त से चला आ रहा है तो एनडीए का भी जिक्र होगा, एनडीए और वर्सेस इंडिया। तो बीजेपी शुरुआत कर चुकी है, थीम सॉन्ग भी जारी कर दिया है। समाजवादी की पार्टी की बात करें तो वो भी जो है पीडीए चला रही है, वहां पर पीडीए रैली भी निकाल रही है, यात्रा निकाल रही है वो। मगर इंडिया अलायंस जो है ओवरऑल अगर हम बात करें वो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिख रहा है। तो किस तरीके से, चूंकि उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत हुई है और बड़ा अहम है, यूपी हमेशा अहम रहता है मगर 2024 के लिए तो और भी ज्यादा अहम है, चूंकि यहां से जो मामला निकला है, यहां से जो सियासत नई 22 तारीख को शुरुआत हुई है जिसकी, उससे मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को मुश्किल होगा आने वाले वक्त में। ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी द्वारा पीडीए यात्रा निकाली जा रही है जी।
गठबंधन के तहत जो है बातें हो रही हैं, गठबंधन मजबूत है और हमारे द्वारा जो है आरएलडी जो हमारा घटक दल है उसको 7 सीटें आवंटित भी कर दी गई हैं। कांग्रेस के साथ भी बातचीत चल रही है और जो हमारा मेन फोकस पीडीए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहते चले आ रहे हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। हमारी पीडीए यात्रा गांव-गांव जा रही है, हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और गांव शहर हर जगह हमारे कार्यकर्ता जा करके अपनी नीतियों को, समाजवादी नीतियों को बता रहे हैं। हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हम ही जो है भाजपा को हराएंगे और इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी दृढ़ संकल्पित है और समाजवादी पार्टी भी जो है अपनी तैयारी के साथ और गठबंधन के साथ बीजेपी को रोकेगी। आपने कहा जी गठबंधन अटूट है, गठबंधन पे हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है बात कर रहे हैं। दिल्ली में बैठक हुई थी, बातें चल रही हैं, जो भी होगा वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता तय कर लेंगे। हमारी तैयारियां पूरी है लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। समाजवादी पार्टी अपने साथियों के साथ अच्छे गठबंधन में अच्छी व्यवहार रखते हुए सभी को समान जो आशा के अनुरूप तो सीटें दी जाएंगी। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो बातें हैं चल रही है, ये बातें हम किसको कहाँ पे क्या होगा ये टीवी चैनल पे बैठ के डिस्कस नहीं करी जा सकती हैं। लेकिन बात सही है सर, बात तो बिल्कुल सही है कि टीवी चैनल पर बैठ करके डिस्कस नहीं होती हैं, मगर जिस तरह की चीजें सामने दिख रही हैं और जो लीडर्स जो है हमने देखा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या दूसरे लीडर्स हो, वो टीवी के जरिए ही कई बार मैसेज देते हैं, टीवी के जरिए उनके बयान आते हैं, लोगों तक उनकी बात टीवी के जरिए ही पहुंचती है। तो जो बात टीवी पर होती है वो हवा में नहीं होती, हर बात हवा में नहीं होती। हो सकता है बहुत सारी बातें हवा में हों, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी तो हर रोज इस तरह की बातें जो है वो सामने आती है मीडिया के जरिए। देखिए जो है कहीं ना कहीं कुछ बातें होती हैं, जो समाचार जो है टीवी एक आज सशक्त माध्यम है, जनता तक जाने का एक सशक्त माध्यम है। और आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार अपने संवाद सभी चैनलों से करते रहते हैं, अपनी बातें बताते रहते हैं। हमारी तैयारियां जो है, आप तैयारियों की बात कर रहे हो तो हमारी तैयारियां पूरी है, पीडीए की तैयारियां पूरी है, हम पीडीए के लेके चल रहे हैं और गठबंधन को भी लेके चल रहे हैं। गठबंधन के संदर्भ में जो भी हमसे बन सक रहा है, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं सुमित शशांक जी, ठीक है सुमित शशांक जी, आपके पास मैं आता हूं। बुलंदशहर से जो है वो शुरुआत हो गई है और प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 3 दिन बाद जो है ये शुरुआत हुई है और इसको मतलब साफ तौर पर यही माना जा रहा है कि ये एक तरीके से चुनावी बिगुल है जो प्राइम मिनिस्टर ने बजा दिया है। हालांकि आज जो जेपी नड्डा है उन्होंने भी थीम सॉन्ग भी जारी किया और पार्टी ने वो सुझाव भी मांगे हैं आम लोगों से कि भाई जो मंशूर है, यानी जो क्या कहते हैं, यानी जो पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र होगा उसमें क्या कुछ रखा जाए, किन बातों को रखा जाए, शामिल किया जाए, कौन से वादे किए जाए, वो भी जो है सुझाव मांगे हैं पार्टी ने। तो कुल मिलाकर के जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रही है बीजेपी और खासतौर से मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और पूरी पार्टी उनके पीछे है, जाहिर तौर पर एनडीए भी उनके पीछे है। और सवाल यही उठते हैं इंडिया ब्लॉक से कि भाई आपका कौन सा ऐसा लीडर है जिसके पीछे सब लोग हैं, वो कौन है? वो ममता बनर्जी हैं या फिर नीतीश कुमार हैं, राहुल गांधी हैं या फिर खड़गे साहब हैं, कौन है? मतलब वो वहां पर उनसे सवाल पूछे जाते हैं। मगर यहाँ तो क्लियर है, पिक्चर क्लियर है कि भाई ठीक है, नरेंद्र मोदी है, ये चेहरा है, यही लीडर है, इनके पीछे सब है। तो ये जो तैयारी है ये मतलब इसको प्राण प्रतिष्ठा और आज 3 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर की जो एक तरीके से रैली हुई, चुनावी सभा हुई, तमाम बातें उन्होंने की, जमकर हमला बोला, गरीबी की भी बात की उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर जो चलता है ना कि मोदी की गारंटी, उसकी भी बात हुई, तमाम तरह की बातें हुई। तो क्या कहेंगे? देखिए, ये स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है जी। एक तरफ पूरा का पूरा परिवारवाद को प्रश्रय देने वाली परिवारवाद की जमात है और दूसरे तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कहीं ना कहीं समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा देश जो है किस प्रकार से एकजुट होकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उसके बाद 2019 में उससे भी बड़ा वोट प्रतिशत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है। इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने परिवारवाद के बिजनेस को सेटल करने के लिए, परिवारवाद के बिजनेस को बचाने के लिए, ये पूरा का पूरा परिवारवाद का वृक्ष जिसका नाम है कांग्रेस, और उस कांग्रेस की शाखाएं हैं पूरा का पूरा इंडिया अलायंस,
ठाकरे परिवार, गांधी नेहरू परिवार, मुलायम परिवार, लालू परिवार, स्टालिन परिवार, मुफ्ती परिवार, इस पवार परिवार, इस प्रकार से पूरा का पूरा परिवारवाद का जमात पर है, इनमें से कई जिनकी सारे परिवार तो अपने सिकट अपने करके आपके राज्यों- साथ भी आ गए हैं भाई साहब, कई सारे देखिए, परिवार तो आपके निश्चित साथ रूप से भी है। ये भी देखने की आवश्यकता है कि अलग अलग राज्यों में जिनकी नीति और उद्देश्य अलग अलग है और एक दूसरे को गाली देते थकते नहीं है ये लोग, अलग अलग राज्यों में एक दूसरे को गाली देते, एक दूसरे को अपमानित करते हुए ये लोग थकते नहीं है। परंतु जब बाढ़ आता है ना, तो बाढ़ आने पर जिस प्रकार से सभी प्रकार के जीव जंतु जो हैं वो एक ही पेड़ पर जान बचाने के लिए चढ़ जाते हैं, वैसे ही परिवारवाद के बिजनेस को बचाने के लिए ये लोग एक प्रकार से चढ़े हुए हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगा, आज संपूर्ण देश में जिस प्रकार से 2014 के बाद आपने देखा होगा आर्टिकल 370 को हटाया जाना, 35A को हटाया जाना, 3 तलाक आदि मुद्दों पर कार्य किया जाना, राम मंदिर का निर्माण, तो राम राज्य का यज्ञ चल रहा है। किसे कहते हैं राम राज्य? इसे ही तो कहते हैं। राम राज्य के उद्देश्य से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। अब इसमें आपने देखा होगा कि राम राज्य के यज्ञ में मारीच और कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं और मारीचों की जो जमात है उसमें हड्डी डाल रही है, और हड्डी डालने से पूरा कार्य जो है वो बाधित नहीं हुआ। तो एक कालनेमियों की जमात इन्होंने निकाली है, वो पूरा का पूरा कालनेमियों की जमात जो है वो खड़े होकर के दुष्प्रचार फैलाने का काम करती है। कभी मंदिर के आगे जाके धरना देती है, कभी किसी मस्जिद में बैठे हुए लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है। लेकिन राज्य की एकजुटता, देश की एकजुटता और सनातन पद्धति और सनातन एकता में जो विश्वास संपूर्ण देश के लोग करते हैं उसको खंडित करने के लिए ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इंडिया अलायंस क्या पिछड़ रहा है बीजेपी से और एनडीए से, चूंकि चुनावी बिगुल जो है आज प्राइम मिनिस्टर ने बजा दिया, पार्टी ने भी यानी बीजेपी ने भी जो है वो एक तरीके से जो थीम सॉन्ग था पार्टी का उसको जारी किया है और बहुत सारी बातें हुई हैं। थीम सॉन्ग में कहा गया है कि सपने नई हकीकत बुनते हैं इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है बुलंदशहर में थे, कई सारी बातें उन्होंने कही और एक बात उन्होंने कही कि वे मतलब जो है कांग्रेस की तरफ इशारा किया, अपोजिशन पार्टीज की तरफ और खासतौर से कांग्रेस, चूंकि लंबे वक्त तक कांग्रेस ने मुल्क पर हुकूमत की अलग अलग वक्त में 55 साल के करीब, तो गरीबी हटाओ का नारा देते थे। किसी ने सामाजिक न्याय के नाम पर अवाम को ठगा तो किसी ने झूठ बोला, यह प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और कहा कि कुछ ही परिवार थे, कुछ एक फैमिलीज थी जिनकी हुकूमत चल रही थी अलग अलग जगहों पर और मुल्क में भी। तो ये एक बड़ा बयान था प्राइम मिनिस्टर का, यानी कुल मिलाकर के वैसा ही बयान जो है वो उनसे पहले नीतीश कुमार की तरफ से आया था। दिनेश शर्मा जी, ये परिवारवाद जो है ये पॉलिटिक्स से खत्म नहीं होता और परिवारवाद में कोई भी पीछे नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते, हो सकता है कि कोई पार्टी थोड़ा आगे हो कोई पीछे हो, मगर बीजेपी में भी ये देखा जाता है। बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके बच्चे जो हैं वो फिर उनको एमपीज का या फिर एमएलए का टिकट जो है वो दिया जाता है, इलेक्शन लड़ाया जाता है, ठीक है साहब। और पार्टी के अंदर बीजेपी का जो बीजेपी ने जो एनडीए बनाया हुआ, गठबंधन बनाया हुआ, उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो परिवारों की पार्टियां हैं। तो वैसा तो है नहीं कि उससे जो है वो एनडीए अछूत है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? लगातार जो बात होती है बार बार परिवारवाद की पॉलिटिक्स में, तो क्या सियासत जो है वो इससे अछूत रह सकती है? ईमानदारी से जवाब दीजिए। देखिए, परिवारवाद कोई इतना स्ट्रांग मुद्दा नहीं है। हाँ, ये एक चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले जुमले हैं जी। कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इलेक्शन जी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर लड़ रही है। प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता दे दिया है, एक दिशा दे दी है जिस पर बीजेपी को काम करना है और वो रास्ता बहुत स्ट्रांग है जिसमें उन्होंने सबसे पहला अटैक तो इंडिया अलायंस पर ही कर रखा है जी, और वो छिन्न भिन्न होने के कगार पर पहुंच चुका है। मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनकी बात को गौर से सुन रहा था, जो उत्साहित है और उनको ये विश्वास क्या है ही सच है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यह याद रखना होगा कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने 50 सीटें गंवाई थी जी। अति उत्साह में।
अगर प्रधानमंत्री दो फेस में, आखिर दो फेस में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी नहीं आते तो समाजवादी पार्टी ने इस बाजी को जीत लिया था। इन दोनों के मैदान में उतरने से ही बीजेपी 255 पर टिक गई जी। यह बीजेपी का अति उत्साह था। क्या कमी रही? आपने ये सोच लिया कि मोदी के कंधे हैं, क्या चिंता है, और बीजेपी के जो थिंक टैंक थे, बीजेपी के जो लोग थे, वो आराम से इस उम्मीद में थे कि हमें कोई चिंता नहीं है। कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जीत में था, उसके हाथ में था, लेकिन आपने सोचा कि कर्नाटक का नेतृत्व तो परिवर्तन हम कर देंगे और 300 वहां पर भी 2/3 बहुमत हासिल कर लेंगे। ये कांग्रेस की, ये बीजेपी की भूल थी जी। येदियुरप्पा का हटाना भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ा। और अगर आप जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे ही हुआ था जी। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है अति उत्साह में। तो इसलिए अगर बीजेपी के प्रवक्ता ये सोच रहे हो कि केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाइन दे दी है और हमें कोई हराने वाला नहीं है, तो इससे दूर संघर्ष की तरफ और मेहनत की तरफ बीजेपी के लोगों को बढ़ना होगा। ठीक है सुमित जी, ठीक है सुमित, आपके पास ही में आ रहा हूं। मैं कहता हूं, हाँ। अब मैं बात कहूंगा समाजवादी पार्टी जी। उत्तर प्रदेश में एक अनुकूल वातावरण है बीजेपी के लिए। क्या वातावरण है कि मुसलमान वोट दूधा में है, आ चुका है, दूधा में आ चुका है, किधर जाएं? क्योंकि अखिलेश यादव अपने यादव वोट नहीं संभाल पा रहे हैं। हाँ। कांग्रेस के पास मुसलमान वोट नहीं है, दलित वोट नहीं है, तो मुकाबले पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। तो कांग्रेस इसका पूरा लाभ उठाने में लगी हुई है और वो उठा लेगी। ठीक है सुमित जी, इसी प्रकार आप बिहार में आइए, इसी प्रकार आप बंगाल में आइए। हाँ नहीं तो देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश में तो जो गणित है ना, उसको मतलब कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की है बीजेपी ने मध्य प्रदेश के जरिए, खासतौर से यादव वोट बैंक को। तो ये जो 3 स्टेट में चीफ मिनिस्टर बनाए हैं वो तो बहुत सोच समझ करके, और जो है जो ये आम इंतखाबात हैं या लोकसभा चुनाव, उसको देख करके ही वो पूरी एक प्लानिंग के तहत, चूंकि वहां पर जो है कोई काम भी हवा में होता नहीं, हालांकि कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो वो हवा काम नहीं करती, वो कई बार जो है वो अपने सियासी गणित बिठाती है, मतलब जो है वो कदम उठाती है, कई बार वो कदम जो है वो फेवर में पड़ जाते हैं, कई बार जो है वो अगेंस्ट चले जाते हैं। 2004 के बाद 2008 की बात अगर हम करें और खासतौर से 2004 की बात कर लें तो 2004 में फील गुड था, इंडिया शाइनिंग थी, और तमाम लोग ये कह रहे थे कि कुछ भी होगा सबको फील गुड हो रहा है, ठीक है साहब, और इंडिया शाइनिंग कर रहा है, इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था। मगर क्या हुआ, और वहां पर भी शायद ये था कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे तमाम लीडर्स उस वक्त के। हालांकि तब की पॉलिटिक्स में और आज की पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। मगर फिर भी सुमित, शशांक जी, क्या लगता है, कई बार जैसे जो है वो दिनेश जी ने इशारा किया है कि कई बार जो है वो मतलब एक ही आदमी के, ठीक है वो तो क्या नाम है नरेंद्र मोदी है, उनकी गारंटी है, मगर ये जो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना मतलब लीडर्स, वो भी नुकसान पहुंचा देती है। तो आपको लग रहा है कहीं कुछ इस तरह का मामला? भारतीय जनता पार्टी सतत प्रक्रिया के अनुसार ग्रामोदय के लिए कार्य करती है, अंत्योदय के लिए कार्य करती है, और भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव मशीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब भी हमारे कार्यालय में और एक विजन के तहत बातचीत होती है तो हमेशा समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा होती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनित हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज कौरवों की जमात से लड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में कहीं ना कहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कौरवों की पूरी जो मंडली है ना, इस मंडली के पूरे दिमाग को पढ़ने वाला जो हमारे पास एक थिंक टैंक है, जो अच्छे से जानता है कि देश को टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठाने वाले लोग हैं। ये भी समझने की बात है। जब 2014 के पहले जब इनकी सरकार चल रही थी, इनकी जो मंडली जो है ये सरकार चला रहे थे, तो भ्रष्टाचार के रोज नए आयाम जो है वो गढ़े जा रहे थे। देश में होली हो या दिवाली हो या ईद हो या बकरीद हो, इन सभी मौकों पर लगातार
बॉम्ब विस्फोट हुआ करते थे, और उस बॉम्ब विस्फोट में जिस प्रकार से जो भी लोग पकड़े जाते थे, उनके तार कांग्रेस और ये सपा के लोगों के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए थे, ये छुपा हुआ कहीं नहीं है। तो सपा के एक साथी यहां बैठे हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगा, इनके एक मुखिया जो स्वर्गीय हो गए, वो कहते थे बलात्कारियों के विषय में कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। तो जो व्यक्ति एक बड़े पटल पर बैठ करके और एक बड़ा नेता का तमगा लेकर के बलात्कारियों को बढ़ाने का कार्य करता हो, जो बलात्कारियों के विषय में कहता हो कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, इनका एक नेता, ये मणिपुर की बात करते हैं, इनको चेहरा दिखाऊंगा मैं, इनका एक नेता दक्षिण भारत में बैठ करके कहता है बलात्कारियों के विषय में, और बलात्कार जब भी होता है तो ये कहते हैं कि लेट करके मजे लेने चाहिए। इस प्रकार का तो इनका मतलब मानसिकता है, और इसी प्रकार की मानसिकता को बढ़ाने वाले लोग, इनकी सरकार थी जब दिल्ली में, तो निर्भया जैसा सबसे बड़ा हिनेस्ट क्राइम होता है, और निर्भया के एक माइनर अपराधी को केजरीवाल जाकर के आर्थिक सुविधाएं मुहैया कराते हैं, और उन्हीं के साथ कसम खाते हैं कि गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उन्हीं के साथ ये गठबंधन चलाते हैं। तो इसी प्रकार की मानसिकता तो है इनकी। तलवे चाट प्रतियोगिता लगी हुई है, जिसमें कौन किसके तलवे कितना ज्यादा चाट सकता है, और एक हाथ में ये लोग खंजर लेकर के चलते हैं, कौन किसको खंजर मार देगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इनकी ना नीति है, ना नियत है, ना सिद्धांत है, ये सिर्फ राष्ट्र को लूटना चाहते हैं, और ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सजगता से लड़ने के लिए सक्षम है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये 5 योजनाएं बता दे जो इनकी सरकार ने लागू किया हो, मैं 50 योजनाएं बताता हूं, और समाज के अंतिम पायदान पर जाकर के लोगों को समझाता भी हूं। ठीक है शशिपाल जी, यही बात प्राइम मिनिस्टर ने भी आज कही थी कि अवाम को अभाव में रखा गया और लोगों को बांट करके राज किया गया, हुकूमत की गई, डरा धमका करके, मतलब डराया गया कि ये पार्टी आ जाएगी तो ऐसा होगा, ये लोग आ जाएंगे तो ऐसा होगा। वही बात जो है सुमित जी भी बोल रहे हैं, तो क्या ऐसा तो मतलब क्या वाकई जो है। हाँ, अभी आपने जो हमारे बीजेपी के भाई बैठे हैं, इनको बड़ा शायद अभी युवा है, इनको पीछे का इतिहास पता ही नहीं, और ज्यादातर बीजेपी के लोगों से इतिहास की बात करो तो नए नए इतिहास की बातें करते रहते हैं। इन्होंने राम राज्य की बात करी कि राम राज्य लाएंगे। राम राज्य, राम तो पहले भी थे, इनके राम राज्य कैसा राम राज्य आ रहा है कि हमारे जो देश की पहलवान जो इंटरनेशनल लेवल में हमारा नाम कमाती है, इनके ही एक MP ब्रजभूषण उनके साथ वो करते हैं, और उनके ऊपर ना ही कोई कार्रवाई होती है, FIR भी दर्ज करी जाती है तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है। उसके बाद हाथरस में जो हुआ ये भूल गए। मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर आज भी आग में जल रहा है। मणिपुर के अंदर जो हमारी बहन बेटियों को नंगा देखा, पूरी दुनिया ने देखा, इनको आज तक शर्म नहीं आई। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से मणिपुर का मैं नहीं निकला, महंगाई का मैं नहीं निकला है, और महिलाओं के बारे में जितने बलात्कार इनके, अभी आपने बनारस में जो कि मोदी जी का तो संसदीय क्षेत्र है, अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज सुन लीजिए, उन्होंने भी आपको सुना। हाँ, सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, उन्होंने भी आपको सुना था, आप भी सुन लीजिए। सुनिए साहब जी, अभी इन्होंने बोला कि राम राज्य लाएंगे। राम राज्य कैसे लाएंगे जिसके अंदर करोड़ों रुपए, खरबों रुपए, कितने लोग, अनगिनत लोग यहाँ से पैसा लेके इनके राज्य भाग रहे हैं, इनके साथ ही भाग रहे हैं। ये अभी परिवार की बात, परिवारवाद की बात कर रहे थे। बीजेपी में कहा परिवारवाद नहीं है। अमित शाह का बेटा जय शाह, उसके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है जो वो BSSI का वो बन के बैठा हुआ है, उसे बोलना तक नहीं आता है। अनुराग ठाकर जी है, राजनाथ जी के बेटे हैं, और इन्होंने जो दल, जो भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचारियों जितने भ्रष्टाचारी इंडिया के अंदर थे, इन्होंने तो मोदी नाम की मशीन खोली है। मोदी मतलब आप मान रहे हैं कि वो थे, आपकी पार्टी में से थे और उनको आपके पास लेकर के आ गए, वो आपसे छोड़ करके अपने पास लेकर के आ गए, आप मान रहे हैं इस बात को? हमारी पार्टी में भी थे, कुछ अन्य पार्टी में भी थे। अगर जितने भी भ्रष्टाचारी इंडिया के टॉप लेवल के थे वो सब बीजेपी में जाके सफेद हो जाते हैं। ऐसा कौन सा है कि वॉशिंग मशीन में, अभी आपने असम में देखा वो बेचारे अटके हुए हैं, वो भी चापलूसी के चक्कर में राहुल जी के ऊपर FIR दर्ज करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि इनके जो राहुल जी हमारे हैं, उनका परिवार एक ऐतिहासिक परिवार है। पंडित नेहरू जी कम से कम अपनी उम्र में 11 साल जेल में रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने 32 गोलियां अपने सीने पे खाई हैं। राहुल गांधी जी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी के चित्र तोड़ के आप उनकी जो है उस पर देखिए क्या गुजरा होगा। ये जो बीजेपी ने या जो भी RSS है, इन्होंने देश के लिए आजादी में क्या किया, उसके विकास में क्या काम किया,
अभी ये विकास की बात करते हैं, देश को विकास, ये 80 करोड़ लोगों को 5 करोड़ राशन दे रहे हैं और उसको ये विकास मान रहे हैं। ये तो विनाश की तरफ बात है। 2014 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम जो है गरीबी दर नीचे हुई थी। उसके बाद फिर आप देख रहे हो कि गरीबी जो है बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मेन मुद्दे इनके पास है नहीं, इनको हिंदू मुस्लिम करना है, परिवारवाद करना है, करना है। हाँ ठीक है शशिपाल जी, पता नहीं आप जो है वो महंगाई, युवा जो बेरोजगार है। भाई आपकी महंगाई पर आपकी बात सुनने को कोई क्यों तैयार नहीं है? क्यों जो है इस मुल्क की आवाम सुनने को तैयार नहीं है? बेरोजगारी पर क्यों जो है वो यंगस्टर्स जो है वो सुनने को तैयार नहीं है? जो अभी रिजल्ट्स आए वो तो यही बता रहे हैं। 3 राज्यों में खासतौर से अगर हम बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, वहां तो कांग्रेस की नहीं सुनी गई। इसका मतलब यह है कि वो आपकी बातों को सुनना नहीं चाहते या फिर ये इन मुद्दों को वो बड़ा मुद्दा नहीं मानते वोटर्स। दो पक्ष चुनाव में लड़ते, एक की हार होती है, एक की जीत होती है, मगर लड़ाई टक्कर की रही। आप तीनों जगह कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज देख सकते हैं। राजस्थान में सिर्फ 2% वोट का अंतर था, छत्तीसगढ़ के अंदर 4 से लेकर 5-6% का था। हाँ, मध्य प्रदेश का एक बड़ा वो रहा कि उसमें थोड़ा सा ज्यादा वो था, क्योंकि ये तो पूरी मशीनरी है। 365 दिन हमारे प्रधानमंत्री देश का काम तो कुछ करते नहीं है। अभी 11 दिन तक उपवास करते रहे, अब उनको याद आया कि चलो देश की, फिर चुनावी उसमें कूद जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। और अतुल यादव जी, मैं ठीक है साहब, ठीक है शशिपाल जी, मैं आऊंगा, वापस आऊंगा आपके पास। अतुल यादव जी, बहुत सारी बातें देखिए इस वक्त चल रही हैं और चूंकि बात जब एनडीए की होती है, बीजेपी की होती है, तो बात होती है फिर कांग्रेस की, बात होती है फिर इंडिया ब्लॉक की, और बात समाजवादी पार्टी की, बात जो है वो जेडीयू की, आरजेडी की, आम आदमी पार्टी की, तृणमूल कांग्रेस की, और जो है वो शरद पवार की, शिवसेना की। शरद पवार जो है इसलिए चूंकि जाहिर तौर पर जो है उनकी पार्टी भी टूट गई है, शिवसेना भी टूट गई है, तो अब किसके पास कितनी सीटें जाएंगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये जो मंथन चल ही रहा है। और ठीक है, आप इन बातों को हल्के में ले सकते हैं कि टीवी पर क्या चल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, फैसला जो है वो बड़े लोग ही करते हैं, मगर ये भी सच्चाई है कि कुछ ना कुछ तो है, मतलब जिसकी वजह से आज नीतीश कुमार को परिवारवाद पर जो है वो ज्ञान देना पड़ा। और उसके बाद जो वहां के मतलब चीफ मिनिस्टर है, उनकी बहन, उन्होंने ट्वीट किए 3 बार जो है एक्स पर वो आई है, 3 बार उन्होंने लिखा और इशारों इशारों में जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने हमला बोला। तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मतलब एक तरीके से इंडिया ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश हो रही है। उधर जी जान से जो है वो जुटे हुए हैं। पहले जो है जगदीश शेट्टार जो थे वो छोड़ करके चले गए थे बीजेपी को, मगर आज उनकी भी वापसी हो गई है। मतलब उधर पूरी तरीके से अपने किले को मजबूत करने के लिए बीजेपी या कहा जाए एनडीए अलायंस वो पूरी तरीके से मजबूती के साथ काम कर रहा है, मगर यहां कमजोरी दिख रही है। वो आम लोग जानना चाहते हैं, जो आपके वोटर्स हैं, जो आप लोगों को देखते हैं, भरोसा करते हैं, मतलब जो अभी भी आप लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये हो क्या रहा है, मतलब क्या कुछ होगा, क्या तस्वीर, वो क्लियर नहीं हो रही, पिक्चर अभी क्लियर नहीं है उनके सामने। देखिए, मैं जो हूँ अकाली दलों का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश या अपने बगल प्रदेश उत्तराखंड की बात रख सकता हूँ। जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है जी, और सबसे विपक्षी सबसे दल है। अब हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी बनती है, हम अपनी तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। हम चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। चुनाव में जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगा, हम जनता के बीच जाएंगे, विकास के मुद्दों पे जाएंगे, बेरोजगारी जो है उसके मुद्दे पे, किसानों की समस्याओं के मुद्दे पे जाएंगे। हम विभिन्न मुद्दों पे जनता के बीच जा रहे हैं। हमारी पीढ़ी यात्रा लगातार चल रही है। हमारी न्याय की लड़ाई हम लड़ते चले आ रहे हैं। हमारे श्रद्धेय नेताजी, अन्य सभी नेतागण जो है वर्तमान में गांव-गांव जा रहे हैं। नेताजी ने हमेशा सामाजिक लड़ाई लड़ी और जितनी भी चीजें हैं, महंगाई क्रम पर है। आप इस चीज की कोई भी डिबेट नहीं करता। गठबंधन की रही बात, गठबंधन में शेयरिंग पे उच्च स्तर के नेता बात कर लेंगे। अब जहां पे जो गठबंधन होना है वो आएगा। मैं बीजेपी जो है वो कभी महंगाई की बात नहीं करती, बेरोजगारी की बात नहीं करती है। जनता के जो गैस सिलेंडर है 1100 रुपए का हो चुका है, कभी बात नहीं करती है। तो कौन बात करेगा? अब किस मुद्दे पे ये 2014 में आए थे? बहुत हुई महंगाई की बात, अभी ये तो सब चीजें कौन बताएगा? गैस सिलेंडर के रेट जरा चेक कर लीजिएगा कि वो 1100 हैं या वो 800 के नीचे आ गए हैं, उसको जरा रीचेक करने की जरूरत है। दिनेश जी, ये बताइए, जो फर्स्ट टाइम जाएंगे वोट करने के लिए, फर्स्ट टाइमर हैं वोटर्स जो हैं, उनको लेकर के आज प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो उनके साथ इंटरेक्शन किया, बात की, उनसे कहा कि आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं और 2047 का मतलब 2047 का जो प्राइम मिनिस्टर नारा देते हैं
कहा कि उसको वहां पहुंचाने के लिए, मुल्क को आगे पहुंचाने के लिए आप लोगों का बड़ा रोल रहेगा। जाहिर तौर पर यंगस्टर्स जो है वो होते हैं मुल्क की तरक्की में, जो है उनका रोल रहता है। हिंदुस्तान की आज़ादी की भी जो है वो कहानी बताई प्राइम मिनिस्टर ने, उनको याद दिलाया कि नौजवानों का भी बड़ा मतलब उसमें योगदान था मुल्क को आज़ाद कराने में। उधर जो है राहुल गांधी को आप देखते हैं कि वो एक मैसेज देते हैं अपनी पोशाक से, अपने पहरावे से, अपनी ड्रेस से। वो टी शर्ट में हमेशा रहते हैं और जाहिर तौर पर टी शर्ट और जो कॉम्बिनेशन है उनकी पैंट का, ट्राउजर का, वो एक तरीके से यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको एक मैसेज देने के लिए है। ये बात जो है वो कांग्रेस वाले जानते हैं, इसमें कहीं कोई लुका छिपी वाली बात है नहीं, एक छोटी सी मोटी सी बात है ये। ठीक है साहब, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं जो यंगस्टर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो उनके सामने भी मतलब एक चैलेंज होगा कि वो किसको चुने? और दोनों ही पार्टियां, जाहिर तौर पर दोनों ही क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चाहेंगी कि उनका वोट ज्यादा से ज्यादा उनके पास आए। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जी, देखिए, जहां तक यंगस्टर का सवाल है तो उसकी पहली पसंद तो मोदी है, पूरी तरह से। क्योंकि मोदी जी ने युवाओं के एक ऐसा विश्वास जगा दिया है कि वो ये मान रहा है कि हाँ, जो मोदी कहते हैं वो मोदी करते हैं और वो होता है। जहां तक रोजगार और बेरोजगारी का प्रश्न है, तो देखिए, किसी ने सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी बात कही थी, वो मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेरोजगार वो हैं जिनको सरकारी नौकरी चाहिए और वो किसी और नौकरी में नहीं जाना चाहते। जिनके पास स्किल है वो रोजगार पर है। रोजगार नहीं, जो बेरोजगारी का संकट हम गिनाते हैं देश में जी, वो उतना गंभीर हमें नजर नहीं आता। और छोटी सी बात कहूं मैं, बहुत से तो ये स्थिति पैदा हो गई कि रोजगार नहीं मिला वकील बन जाओ, रोजगार नहीं मिला पत्रकार बन जाओ, हाँ, या और भी काम है उसमें चले जाओ। लेकिन बेरोजगार वही है जो सरकारी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं और जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं। खैर, ये भी बहुत लंबा विषय है। जी, मोदी जी ने एक रास्ता दे दिया है, तो यूथ जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ, राहुल जी इस मुद्दे को लेके चल सकते थे, लेकिन पॉलिटिक्स में नौटंकी ज्यादा रोल अदा नहीं करती है। कुछ सच्चाई भी आपको देश के सामने रखनी होगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है जो मैं देखता हूं राहुल जी का, कि कोई ऐसी मीटिंग, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हो जिसमें कि सीधे मोदी पर अटैक न करते हो, या बीजेपी पर अटैक न करते हो, या आरएसएस पर अटैक न करते हो। हाँ। और इन सब के साथ और इन तीनों के साथ अडानी पर अटैक ना करते हो। मगर वही तस्वीर जब अडानी की आती है, जब अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ जो है, या उनके बेटे के साथ, और उनके साथ भी तस्वीर आई, उन्होंने वहां पर कहा कि भाई इन्वेस्ट कर रहे हैं वो राजस्थान में। और अभी लेटेस्ट जो है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के साथ जो है उनकी तस्वीर आई है। कोई बुराई नहीं है, वहां जाते हैं वो मतलब इन्वेस्ट करते हैं, कोई बुराई नहीं है। तकरीबन 12,500 करोड़ के करीब की जो है इन्वेस्टमेंट है, 12,400 करोड़ का तेलंगाना में। तो अभी वो तस्वीर आई। मगर एक तरफ तो ये तस्वीर आती है कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के साथ या कांग्रेस के लीडर्स के साथ, खासतौर से वहां पर जहां पर इनकी हुकूमतें हैं। दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी हर रोज वो अटैक करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब भ्रम की स्थिति पैदा करता है वोटर्स के जहन में, आम लोगों के जहन में, कि भाई ये क्या है। स्थिति नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाता है। जी, यूथ जो है सोशल मीडिया पर एक ही सवाल करते हैं कि बीजेपी के पास तो मुद्दे हैं। अभी देखिए, बीजेपी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया। बिल्कुल। तो आपने ओबीसी का जो एक बहुत बड़ा एक वर्ग है, समझे, उसके दिल में तो एक आशा जगा दी। हाँ। राहुल जी ने क्या किया? और ऐसी आशा जगाई कि नीतीश कुमार ने जो पहला ट्वीट किया था उसको डिलीट करके दोबारा ट्वीट किया, उसमें प्राइम मिनिस्टर को शुक्रिया अदा किया। जी जी, तो ये तात्कालिक मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव के अंदर असर दिखाएंगे। पहली बार हम देख रहे हैं रब्बानी साहब जी कि इस बार विकास पर भी वोट पड़ेगा। जबकि मैंने अपना अनुभव मैं बता रहा हूं, करीब 30-35 साल की पूर्णकालिक पत्रकारिता का मैं अनुभव बता रहा हूं, इस देश में विकास और सड़कों पर वोट कभी नहीं मिला। जी नहीं, अगर दिल्ली की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जब तीसरी बार
जो है वो यहाँ सीएम बने केजरीवाल, या तीसरी बार जो है जब ये उसमें गए इलेक्शन में, तो यहाँ पर तो मोटे तौर पर दिल्ली की बात हम खास तौर से करें तो विकास के ऊपर ही, और यहाँ पर दिल्ली में शीला दीक्षित भी वो 3 बार लगातार चीफ मिनिस्टर बनी, वो अपने काम के नाम पर ही बनी, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया या कभी कोई दूसरे वो नहीं करे। तो बहुत सी बार ऐसे अपवाद भी होते हैं। बहरहाल इन्होंने जितना भी काम किया था, दिल्ली का आपने जिक्र किया है, हाँ। अगर दिल्ली में बीजेपी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट मिला तो लोकसभा में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिला। दिल्ली की चॉइस विधानसभा में कुछ और थी और लोकसभा में कुछ और बिल्कुल थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जबकि और राज्यों के अंदर अगर आप देखें तो क्षेत्रीय मुद्दे जो क्षेत्रीय दल थे, उन्होंने अपने को बनाकर रखा, लेकिन अखिलेश यादव जो थे वो एक ऐसे उलझे। अब जैसे आप जातों की बात करिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम जातों की मानसिकता को समझते हैं। वो चौधरी चरण सिंह के पास जबरदस्त फॉलोअर है, इस परिवार के प्रति उनकी अपनी बहुत एक मजबूत धारणा है। लेकिन 90 के दंगे के बाद इसी जाट बेल्ट ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत तगड़ा पलटी मारी और अजीत सिंह को बाहर कर दिया, जय चौधरी को बाहर कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब देखना होगा हमको कि समाजवादी पार्टी ने जो इनसे गठबंधन किया, जो 7 सीटें दी है, क्या जाट वोट लोकसभा में इस गठबंधन के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है। अच्छा शशिपाल जी, ठीक है, मैं आऊंगा वापस, एक बार फिर आऊंगा। शशिपाल जी, एक सवाल जो है वो मोदी की गारंटी का है, और मोदी की गारंटी जो है वो उसको बढ़ा चढ़ा करके खास तौर से ये जो 5 सूबों में इलेक्शन हुए थे और 3 सूबों में जिस तरीके से करारी हारी कहा जाएगा उसको, छत्तीसगढ़ में किसी को उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस वालों को ना बीजेपी वालों को शुरू में, मगर वहां पर भी जो है वो भूपेश बघेल बहुत अच्छा कर रहे थे और सब लोग यही कह रहे थे कि वो रिपीट कर रहे हैं। राजस्थान को लेकर के थोड़ा सा था, राजस्थान को लेकर के था कि क्या होगा, मगर राजस्थान के भी रिजल्ट्स कांग्रेस के हिसाब से, अगर वोटर्स के हिसाब से देखा जाए तो बुरा नहीं किया, खासतौर से 98 और 98 के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं, कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस थी, इस बार की परफॉर्मेंस को देखें तो वो बिल्कुल अलग थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मगर उसके बावजूद भी जो मोदी की गारंटी की बात होती है ना साहब, वो मोदी की गारंटी बड़ा टिपिकल मामला है कांग्रेस के लिए, जूझना उससे या उससे लड़ना। तो कैसे आप देख रहे हैं, क्या मतलब जो है आपको लगता है कि अलग तरह की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि राहुल की गारंटी तो शायद आप नहीं दे पाएंगे, राहुल के नाम पर तो बहुत सारी जो है वो असफलताएं उनके नाम पर हैं, बहुत सारे चुनाव उनके नाम पर हारे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं मोदी की गारंटी जो है, इससे पार पाना कितना मुश्किल है कांग्रेस के लिए और इंडिया ब्लॉक के लिए? जी, मोदी जी की गारंटी पे मैं आता हूँ। उससे पहले मैं राहुल जी की गारंटी पे बता दूं कि राहुल जी की गारंटी पे भी कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना के चुनाव जीते गए, और राहुल जी ने या कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो भी वादा किया है वो जनता के साथ निभाया है, चाहे वो ओपीएस का मामला हो, चाहे वो महिलाओं को फ्री यात्रा का मामला हो, चाहे वो जो मिडिल क्लास होता है, कार मिस्त्री होते हैं, उनका इंश्योरेंस कराने का मामला हो, चाहे वो 450 में जो सिलेंडर कांग्रेस ने दिया। और एक तरफ है मोदी जी की गारंटी। मैं उनको मोदी जी की गारंटी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि मोदी जी की झूठी गारंटी। उन्होंने तो आज तक कितने वादे किया कि 2 करोड़ हर साल में रोजगार दूंगा, वो झूठ बोला गया। उसके बाद 15 लाख अकाउंट मांगे, वो झूठ बोला गया। 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, वो झूठ बोला गया। उसके बाद जी बुलेट ट्रेन चलेगी, वो झूठ बोला गया। उसके बाद गंगा की सफाई हो जाएगी। गंगा को आप देख लीजिए, वहां पे कितना अभी भी गंदगी पड़ी है, पता नहीं कितने 500,000 करोड़ों से ज्यादा पैसा उसका खा चुके हैं। तो मोदी जी की कोई गारंटी पे कोई पब्लिक विश्वास नहीं करती है। हाँ, इनका प्रोपेगेंडा जरूर चलता है और जो मीडिया पूरा साथ देता है, क्योंकि बीजेपी कभी अकेले चुनाव में नहीं आती है, मीडिया उनके साथ होती है, ईडी उनके साथ होती है, सीबीआई उनके साथ होती है। यहाँ तक कि अभी आपने देखा पिछले कई जो न्यायालय से भी कुछ ऐसे फैसले आए जिससे ऐसे लगा कि न्यायालय भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है मोदी जी की सरकार में उनके ऊपर दबाव है। तो अगर इन सारी चीजों को मिला के देखा जाए तो मोदी जी की गारंटी पे कोई विश्वास नहीं करता, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। और जो हमारी देश की आम जनता जो बहुत ही भोली भाली है, पर वो इतनी भोली भाली भी नहीं है कि वो ना समझ सके कि मोदी जी कितना झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने विकास के नाम पे उनको विनाश दिया है। कोई कार्य पूरे देश में, कोई ऐसा कार्य आप बता दिए, कितने एआईएम बन गए, कितने आपने मेडिकल बना दिए, कितने आपने यूनिवर्सिटी बना दी। क्या थोड़ा मेरा ख्याल हवाई बातें ज्यादा कर रहे हैं आप शशिपाल जी, थोड़ी सी हवाई बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब जो है आपको भी देखना पड़ेगा। एआईएम नहीं होता वो,
ठीक है, थोड़ा सा मतलब आपको स्टडी कर करके बैठना सॉरी, पड़ेगा। हाँ, वो बोलने में थोड़ा सा ऐसा हाँ, हो गया। ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि आपने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू हमें देखने को मिलती है हाँ। कि कहीं पे कुछ नहीं हो रहा, उसके नाम पे पोस्टर्स और मैं टीवी पर बैठ करके ये हैं। गारंटी के साथ कहता हूं कि यूट्यूब चैनल्स जो है ना, मैं ये नहीं कहता सारे के सारे ऐसे ही, मगर ज्यादातर यूट्यूब चैनल जो है वो एक कमरे से चलते हैं। वो इधर उधर की खबरें उठा करके बिना रिसर्च के और बिना फिर- पूरी तैयारी के साथ, बहुत सारे आप लोग हैं जैसे ऐसे जो चैनल- वो उससे काम चला रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि उनको देखो आप और जो वो कह रहे हैं वो सच हो, ये भी जरूरी नहीं है। ये बहुत हम क्लियर कोशिश सी बात है, कर इसको रहे हैं कि समझना आप पड़ेगा। चैनल- ठीक है, जी, अतुल जी, यादव जी, मैं समझ- आपके पास आता हूं। समझते हैं हम लोग इन बातों जी, को। तो ऐसा उत्तर कुछ प्रदेश की बात की थी अभी। उत्तर प्रदेश की बात लगातार होती है और उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए होता है कि प्राइम मिनिस्टर को यानी जब चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी साहब और इनका नाम जो है वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर सामने आया, तो ये तय हुआ कि गुजरात छोड़ करके उत्तर प्रदेश में वो आएंगे। और वहां पर कहा भी था उन्होंने कि मैं आया नहीं हूं, यहां पर मुझे बुलाया गया है, मतलब गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा मां ने बुलाया है। बहरहाल सियासत जो है वो बहुत अजीब तरह की चीजें होती है। कई बार उत्तर प्रदेश को छोड़ करके जो है वो केरला जाना पड़ता है पॉलिटिकल लीडर्स को, या कहीं भी जाते हैं, और उसके पीछे एक मकसद होता है, उसके पीछे जो है एक पैगाम होता है, एक सियासत होती है। मतलब कोई भी कदम सियासत में वो ऐसे नहीं उठाया जाता कि वो बिना सोचे समझे उठा लिया जाए। पीडीए चल रहा है समाजवादी पार्टी का, उधर जो है आरएलडी भी है, इधर जो है इंडिया ब्लॉक भी है। जाहिर तौर पर हम तीन चीजों को देख रहे हैं। समाजवादी खाली समाजवादी पार्टी नहीं है, उसके साथ आरएलडी भी है, उसके साथ इंडिया ब्लॉक यानी कांग्रेस भी है। और पीडीए जो वो चला रहे हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करने के लिए, क्या लगता है ये पीडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक वर्सेस आरएलडी वर्सेस तमाम वर्सेस जो है ये हो जाएगा एनडीए या फिर मोदी? तो क्या लग रहा है आपको, मतलब जो प्लानिंग है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, और अभी चूंकि राम मंदिर का एक बहुत बड़ा इशू है जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ही कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है। प्राइम मिनिस्टर का 35 मिनट के करीब का वो स्पीच थी, भाषण था, बहुत सारी बातें उसमें कही गई थी। वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि जिस दिन मंदिर बनेगा आग लग जाएगी, कहीं कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल रहा, हालांकि कुछ छोटी मोटी घटनाएं आई। कुल मिलाकर के वक्त कम है, मेरा सवाल लंबा हो रहा है, मगर मैं कम से कम अल्फाज में यही जानना चाहूंगा कि ये जो पीडीए है ये किस तरीके से कारगर साबित होगा समाजवादी पार्टी के लिए, आरएलडी के लिए और इंडिया ब्लॉक के लिए। देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती चली आ रही है और आगे लड़ती रही है, अभी भी लड़ रही है। तो समाज के सभी वर्गों को लेकर के हम चुनाव में जा रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगले सभी को हम साथ में लेकर चल रहे हैं, सभी का सम्मान करते हुए हम आगे चल रहे हैं। और हमारी जो तैयारियां हैं वो बहुत ही मजबूत स्तर पर हैं, क्योंकि हमारा संगठन गांव कस्बे, हर जगह शहर, हर जगह उपलब्ध है। और समाजवादी नेता समाजवाद की विचारधारा को लेकर के, हम अपनी विचारधारा को लेकर के, गठबंधन के साथियों को लेकर के हम चुनाव में आ रहे हैं। और हमारे द्वारा, हम सबके द्वारा मिल करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया जाएगा और एक नई सरकार, एक मजबूत सरकार जो मई के आसपास की जाएगी और देश को नया प्रधानमंत्री जो है गठबंधन देगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में समाजवादियों पर है, और समाजवादी इस बात पर जनता की बीच जाकर के, विकास के मुद्दों पर जाकर के, किसानों की समस्याओं को जाकर के, किसानों के तो हक हुकूमत के गरीबों अगड़ों की बात करते हुए हम हमें जाएंगे। और समाजवादी पार्टी को है अपना जो अच्छे तरीके से प्रदर्शन करेगी। सुमित जी, ठीक है सुमित जी, चूंकि वक्त की कमी है, कम से कम अल्फाज में जवाब दीजिएगा कि ये जो एक बड़ा चैलेंज होता है पार्टियों के सामने, तमाम पार्टियों के सामने, वो है जातिवाद का। कास्टिज्म जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब आज भी कास्ट के नाम पर वोट पड़ते हैं। और दिनेश जी ने भी इशारा किया था, एक कास्ट का जिक्र किया था कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है वो हावी रहती है, मगर उसको भी साधने की कोशिश जाहिर तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से करती है। तो ये जो जातिवाद की पॉलिटिक्स है, उससे निपटने के आपको लगता है कि क्या तौर तरीके हो सकते हैं और किस तरीके से उससे निपटा जाएगा, कम से कम अल्फाज में, चूंकि वक्त की कमी है? जी देखिए, दो चीजें हैं और इन दो चीजों में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही जाति को मानती है, वो है गरीबी। अर्थात गरीबों के कल्याण के लिए हमें कैसे काम करना है, इसके लिए हम प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की नई पीढ़ी यानी अर्थात नई पौध जो, उसके दिमाग में ये चीज स्पष्ट रूप से क्लियर है कि समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, पंथ, मजहब, संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, ठीक है, उसके जो बच्चे हैं, जो भारत का नागरिक है,
उसके सपनों की पूर्ति बिना किसी द्वेष के, बिना किसी ईर्ष्या के और बिना किसी भेदभाव के पूरा करना ही हमारा उद्देश्य है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं इनसे, यहां बैठे हुए जो भी इनके प्रवक्ता हैं, उनसे पूछूंगा कि जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया, कुछ लोगों ने इन्हें भी तो वोट दिया ही है। जी जी जी, ठीक लेकिन है। उनके वक्त की विषय कमी है सर, वक्त की कमी है, अब सवाल जवाब खत्म कर रहे हैं। दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश जी क्या कुछ कहेंगे, क्या ये जो जातिवाद की पॉलिटिक्स है इस बार 2024 के जो विधान मतलब जो है आम इंतखाबात हैं, लोकसभा चुनाव हैं, क्या उसका असर देखने को मिलेगा या फिर जो है वो इस बार कुछ नहीं देखा जाएगा, कोई जात पात नहीं, कोई जो है बिरादरीवाद नहीं, सिर्फ ये है कि डेवलपमेंट के नाम पर ही वोट पड़ेंगे? नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता ने यह बात कहने की कोशिश की है जी। और ये सच है कि इस बार जो जातियों का मुद्दा है हाँ। वो भी टूट रहा है। ठीक मैं है। यहां तक महसूस करता हूं कि जिस मुसलमान के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, उसकी भी धारणा बदल रही है। ठीक है। वो भी महसूस कर रहा है ठीक कि बीजेपी को हाँ। एकदम से हम इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए इसलिए बहुत बहुत जातिवादा शुक्रिया, मुद्दा मुझे नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो तमाम अपनी तैयारियां कर रही हैं। बात हो रही थी कि किस तरीके से जो बीजेपी है वो थोड़ा सा आगे निकलती दिख रही है, क्योंकि आज से प्राइम मिनिस्टर खुद जो है मैदान में उतरे हैं और एक तरीके से वो चुनावी बिगुल उन्होंने बजा दिया है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। सियासत में जो है वो आखिरी बॉल तक जो है वो मैच चलता है, अभी वक्त लगेगा और उसका इंतजार करना पड़ेगा मई तक। मगर इस बीच क्या कुछ खबरें आती हैं बिहार से, क्या वेस्ट बंगाल से आती हैं, और क्या आम आदमी पार्टी का इंडिया अलायंस को लेकर के क्या कुछ जो है उनका फैसला होता है फाइनली, वो देखने के लिए भी जो है इंतजार करना पड़ेगा। मगर वो सब कुछ बहुत दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक फिर नए मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।